बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एमसीक्यूज रिगार्डिंग फार्मेसी। और ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स मैंने लिए हैं सीपीआर से, कम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू से। होपफुली ये हम समझने की कोशिश भी करेंगे और इनको लर्न करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि फार्मेसी से जो ज़्यादा रेलेवेंट नॉलेज जितना आपको सीपीआर के अंदर एमसीक्यूज फॉर्म में मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली इतना अच्छा आपको किसी बुक से ना मिले। ठीक है, हम इनको एमसीक्यूज को समझने की भी कोशिश करेंगे और मैं आपको इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। स्टार्ट करते हैं। विच सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं ग्लूकोज, यूरिया, एफिड्रीन, NaCl और सुक्रोज। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है, यूरिया है और सुक्रोज है, वो क्या है, वो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, और NaCl हमारे पास क्या है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो पीछे क्या बचा, एफिड्रीन। ठीक हो गया। और बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक ऐसा आपका मतलब कंपाउंड होता है कि जब आप इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो ये अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एफिड्रीन जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, pH वैल्यू इज कैलकुलेटेड मैथमेटिकली एज द। तो इसका आप देखें, लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो बेटे इसका आंसर होगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि pH इज इक्वल टू, pH की क्या वो होती है, हमें पता होना चाहिए कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि pH किसे कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। और अगर अल्कलिनिटी हमें फाइंड करनी होती तो हम वो फाइंड करते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं कि विच प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड एज कॉलिगेटिव। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट एंड मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड। सो आपको अच्छे तरीके से FSC में भी हमने पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, उसके अलावा जो है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर। ये थोड़ी सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन आर रिलेटेड टू। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की वो किसके साथ रिलेट करती है। तो स्टूडेंट्स इसका जो है वो इसका ऑप्शंस हैं pH ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन और pK ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसके साइज पर, सॉल्यूट के साइज, सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पर डिपेंड नहीं करती। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो द pH ऑफ अ बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड विथ। आपको पता होना चाहिए कि इसके ऑप्शंस हैं, नॉय विटने इक्वेशन है, हैंडरसन हेजलबर्ग मिचाइलिस मेंटन इक्वेशन, यंग इक्वेशन, स्टोक्स इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने स्टडी किया हुआ है BP के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि pH इज इक्वल टू, ये इक्वेशन देती है pH इज इक्वल टू pKa जमा लॉग, ठीक है, और कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये हमारे पास है हेजलबर्ग इक्वेशन, और यही हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन जो है वो हमें pH के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद हमारे पास है ये वाला, विच मैकेनिज्म इज मोस्ट ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल डिग्रेडेशन। इनमें से कौन सा मैकेनिज्म जो है वो केमिकल डिग्रेडेशन के लिए का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेटा रेसिमाइजेशन, हमें पता है रेसिमाइजेशन के अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है उसके इफेक्ट्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कि जो उसका लीवर रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस के लिए भी बेटा हम क्या कर देते हैं कि उसको एम्बर कलर के अंदर अपने कंपाउंड को ऐड कर देते हैं। एम्बर कलर हमारा जो कंटेनर होता है वो फोटोलिसिस को बचा लेता है। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन भी इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि इसकी वजह से हम क्या बहुत ज़्यादा केमिकल डिग्रेडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन के अंदर हम कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। ठीक है, तो जो पीछे बचा वो है हाइड्रोलिसिस। तो ज़्यादातर हाइड्रोलिसिस की वजह से केमिकल डिग्रेडेशन हो जाती है, बिकॉज इसके लिए कोई रीज़नेबल हमारे पास एज सच
मैकेनिज़्म नहीं मतलब अभी तक हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि हम 100% हाइड्रोलिसिस से कैसे बच सकते हैं। होपफुली आपको ये जो MCQs हैं ये हम विद और भी जो है वो मैं अपलोड करूँगी। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ इसको जो है वो फर्दर स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।